सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैश फ्लो स्ट्रक्चर ऑफ कंपनीज कि कंपनी का जो कैश फ्लो स्ट्रक्चर था, अभी तक कंपनी का जो कैश फ्लो स्ट्रक्चर हम बात कर रहे हैं वो है कि कंपनी ने अपने कैश को कैसे मैनेज किया। सो कैश का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इनफ्लो इनफ्लो कितना है और आउटफ्लो कितना है। ये दो ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी कंपनी के कैश फ्लो स्ट्रक्चर को समझने के। कैश फ्लो स्ट्रक्चर का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है कि इनफ्लो ऑफ कैश कितना है और आउटफ्लो ऑफ कैश कितना है। अगर आपको ये दोनों चीज़ें समझ आ जाए तो कंपनी में आपको कैश फ्लो मैट्रिक्स भी समझ आ जाएगी, कंपनी का कैश मैनेजमेंट समझ आ जाएगा, कंपनी की ओवरऑल कैश स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट टॉपिक इज 2016 में अगर आप पहले एक बार हम देखें तो स्काई ब्लू कलर से है ऑपरेटिंग, यहाँ से है आपका इन्वेस्टिंग कैश और ये है आपका फाइनेंसिंग कैश। ठीक है, स्काई ब्लू कलर में आपका ऑपरेटिंग कैश, ये है आपका इन्वेस्टिंग कैश और ये है फाइनेंसिंग कैश। हम तीनों के एक बार मतलब थोड़ा सा एक एक वर्ड में समझ लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं इसको। ऑपरेटिंग कैश का मतलब है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मतलब है कि ऑपरेशन से कमाया हुआ पैसा, बस इन कैश, ये है इसका मतलब। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मतलब होता है, आपने कभी भी देखा होगा कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बातें होती हैं, तो ये तीनों स्टेटमेंट बताती क्या है, मतलब ये तीनों एक्टिविटीज़ बताती क्या है। कंपनी जो अपने ऑपरेशन से पैसा कमाती है ना, जो कैश में कमाती है, वो हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। जो कंपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की बात कर रही है, एक्टिविटीज़ जो हुई हैं, जितने भी प्लांट इक्विपमेंट्स उन्होंने परचेज करे हैं, वो सारी इन्वेस्टमेंट की बात होती है इसके अंदर, लेकिन किस चीज़ में, कैश में। तो मतलब जितनी भी ट्रांजैक्शन कैश से रिलेटेड हुई है ना, वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, जितनी भी ट्रांजैक्शन कैश से रिलेटेड हो रही है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और ऐसे ही फाइनेंसिंग की बात करें तो फाइनेंसिंग का मतलब क्या है, सोर्सेज ऑफ फंड्स इन कैश। जो भी आपके सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं उसका कैश में ट्रांजैक्शन कितना हुआ, कितना इनफ्लो हुआ है, कितना आउटफ्लो हुआ है। तीनों एक्टिविटीज़ में हमें इनफ्लो एंड आउटफ्लो ही देखना है। तीनों एक्टिविटीज़ का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है कि उसमें इनफ्लो कितना था और आउटफ्लो कितना था। अगर हम बात करें कंपनी के कैश फ्लो एक्टिविटीज़ के बारे में, तो हमारी कैश फ्लो एक्टिविटीज़ के हिसाब से कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश है ना, वो पॉजिटिव होना चाहिए, इन्वेस्टिंग नेगेटिव होना चाहिए और फाइनेंसिंग मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम इन द सेंस एक नॉमिनल अमाउंट, ना प्लस में ना माइनस में ज़्यादा, ना प्लस में ज़्यादा ना माइनस में ज़्यादा। तो उससे हमारा बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का कैश अगर प्लस में रहेगा, उसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ माइनस में रहेगी और उसका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ना ज़्यादा प्लस में ना माइनस में, मीडियम रहेगा, तो वो एक कंपनी एक अच्छी कंपनी मानी जाती है, कैश फ्लो मैनेजिंग कंपनी मानी जाती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें 2016 की, 8,000 करोड़ इन्होंने कैश करा ऑपरेशन से, 10,000 मिलियन 8,000 मिलियन इन्होंने ऑपरेशन से कमाया कैश में, 10,000 मिलियन का इन्होंने एक्सपेंस कर दिया और 2,000 मिलियन का फाइनेंसिंग कैश उठा लिया। अब इसका थोड़ा सा मीनिंग समझा देता हूँ, ये तीनों चीज़ें बता क्या रही हैं। अल्टीमेटली हमने ये एक एक टर्म्स में तो समझ लिया, लेकिन ये तीनों चीज़ें बताती क्या। देखो, कंपनी का ना कैश फ्लो स्ट्रक्चर किस तरीके से चलता है। कंपनी का कैश फ्लो स्ट्रक्चर चलता है उसके बिजनेस के ऑपरेशन से, उसकी इन्वेस्टिंग से और उसकी सोर्सेज ऑफ फंड से। पहली चीज़ हम अगर आपको बताएं, ऑपरेशन से आप क्या समझते हैं। कंपनी ने जो बिजनेस किया, जिस साल में उसने बिजनेस किया, उसमें से उसने कैश में कितना बिजनेस किया वो ये दिखा रहा है। तो अगर कंपनी का बिजनेस कैश में प्लस में रहेगा तो वो अच्छी चीज़ है कि नहीं है, ऑब्वियसली। दूसरी चीज़, इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप शेयर्स खरीदते हैं, राइट। तो अब जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी जेब से कैश जाता है या आता है, ऑब्वियसली जाता है ना। जब आप शेयर्स खरीदते हो तो आपको पैसा देना पड़ता है,
शेयर्स आपके पास आ जाते हैं, लेकिन आपको पैसा तो देना पड़ता है ना। ऐसे ही इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि कंपनी ना इन्वेस्टमेंट करती है। फॉर एग्जांपल आपने कोई बिल्डिंग खरीदी, तो बिल्डिंग को खरीदने के लिए आपके पास कैश है, आपके पास जो कैश है वो कैश आप दोगे बिल्डर को और आपको बिल्डिंग मिल जाएगी, राइट। या आप कोई प्लांट मशीनरी ले रहे हो, तो जब आप उसे कैश दोगे जो भी डीलर है, और वो आपको प्लांट एंड मशीनरी दे देगा। तो अगर हम देखें ना, तो ये -10,000 ये डिपिक्ट करता है कि कंपनी ने कोई चीज़ खरीदी। अगर वो चीज़ प्लस में होती ना, इसका मतलब होता कंपनी ने उसे बेचा। कंपनी ने कोई भी चीज़ बेची तो क्या होगा, प्लस होगा। ऐसी ही कंपनी ने कोई भी चीज़ खरीदी तो वो माइनस होगा। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कैश का फ्लो जो होता है ना, वो माइनस में होना ज़रूरी होता है। ये दिखाता है कि कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। अब जब वो कैश में इन्वेस्ट कर रही है, तो आज उसकी जेब से कैश तो जा रहा है, लेकिन उसके पास बदले में क्या आ रहा है, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट्स, जो कि उसको फ्यूचर में बेनिफिट्स देंगे, राइट। फिर हम बात करते हैं 2017 की। 6,000 मिलियन का इसका बिजनेस हुआ, 5,000 इसने फाइनेंसिंग करी, और 11,000 इसका जो है इन्वेस्टमेंट रहा। अगर हम देखें तो क्या ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा है? नहीं है। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ये बताती है कि कंपनी ने फाइनेंसिंग, आप जब भी कुछ खरीदते हो तो वो आपको कहता है कि आप फाइनेंसिंग करा लो। आपके पास पैसे नहीं है तो आप क्या करते हो, फाइनेंसिंग करते हो। फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है कि आपने कुछ टाइम के लिए लोन ले लिया, उसको या तो लोन ले लिया या फिर आप उसको किस्त में भरोगे, राइट। आपने अभी लोन ले लिया और उसको आप ईएमआई के ऑप्शन में भरोगे, राइट। ऐसे ही कंपनी भी अपनी फाइनेंसिंग करती है। एक होता है कंपनी के पास सोर्स ऑफ फंड अपने शेयर्स इशू करना, दूसरा होता है ऑप्शन बोरविंग्स करना। अगर ये प्लस में है ना, अगर ये प्लस में है ना, तो इसका मतलब है कि कंपनी जो है बाहर से पैसा बोरो कर रही है। या तो वो अपने शेयर्स इशू कर रही है या फिर वो बाहर से पैसा बोरो कर रही है। ये दो ही चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको प्लस में दिखेगी एक्टिविटी, ठीक है। मैं फिर से थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको अभी तक कोई डाउट हो इसमें तो मैं फिर से थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, ताकि हम बिना डाउट के आगे बढ़ते रहें। अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ प्लस में है ना, मतलब कंपनी के ऑपरेशंस पॉजिटिव है, और अगर वो नेगेटिव है तो ऑपरेशंस नेगेटिव है, कंपनी अच्छी नहीं है। वो पहला स्टेज होता है जहाँ पे हमें पता चल जाता है कि कंपनी की कैश फ्लो एक्टिविटीज़ अच्छी होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से ही आगे एक्टिविटीज़ चलती हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हमेशा माइनस में होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए लेकिन माइनस में रहनी चाहिए, बिकॉज उससे आपको क्या पता चलता है, कंपनी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रही है एज़ कम्पेयर टू सेलिंग। क्योंकि अगर वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में सेल ज़्यादा करती है ना, तो उसका प्लस में होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस में। माइनस का मतलब क्या है, कंपनी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रही है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ प्लस में ना माइनस में ज़्यादा होनी चाहिए, बिल्कुल मीडियम होनी चाहिए। जैसे कि ये है 2,000 मिलियन की है, तो प्लस का मतलब है कंपनी ने कुछ कैश उठाया है, कुछ बाहर से पैसा उठाया है, लेकिन वो रीपे करेगी, ठीक है, उसको रीपे करना है। अगर कंपनी शेयर्स इशू करती है ना, तो उसे रीपे नहीं करना, क्योंकि उसने अपने शेयर्स बेच के पैसा लिया है। लेकिन अगर कंपनी बाहर से उधार ले रही है, तो उधार तो वापस करना पड़ता है ना। अगर आप कोई अपनी चीज़ बेच के कुछ पैसा लेते हो तो उस पर पैसा वापस नहीं देना पड़ता, लेकिन जब आप बाहर से किसी से उधार लेते हो कुछ टाइम के लिए, तो आपको वापस तो करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए कंपनी का ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ये बताता है कि कंपनी या तो शेयर्स इशू करके पैसा ला रही है या फिर वो बोरविंग्स कर रही है, तभी ये डेटा प्लस में होगा। तो माइनस में कब होगा ये डेटा, जब कंपनी बोरविंग्स को रीपे करेगी। अब खुद ही हिसाब लगाओ, जब आप किसी से उधार लेते हो तो आपको पैसा मिलता है, राइट, और जब आप किसी को उधार वापस देते हो तो आपके जेब से पैसा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने 50,000 किसी से उधार लिए, तो आपके पास अब 50,000 आ गए ना, आपके बैंक में 50,000 आ गए। जब आप उस 50,000 को वापस करोगे तो आपके बैंक से वो पैसा जाएगा ना। इसीलिए माइनस में दिखाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, मतलब कंपनी अपना उधार वापस कर रही है या फिर अपने शेयर्स को बाय बैक कर रही है मार्केट से। जो उसने शेयर्स मार्केट में इशू करे थे ना, कंपनी ये भी करती है, जो शेयर्स वो मार्केट में इशू करती है उसे वापस ले लेती है। या फिर कंपनी अपनी जो बोरविंग्स है वो रीपे कर रही है। और अगर कंपनी बोरविंग्स कर रही है, मतलब बाहर से पैसा उठा रही है, मतलब प्लस में होगा। कंपनी अपनी बोरविंग्स वापस कर रही है तो माइनस में होगा। ऐसी कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो प्लस में होगा। कंपनी जब शेयर्स बायबैक करेगी, जब अपने शेयर्स मार्केट से खरीदेगी, तो वो होगा माइनस में, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अगर आपको डाउट हो तो एक बार फिर से आप रिवाइंड करके फिर से चेक कीजिए कि अभी हमने क्या बात करी, जिससे आपको क्लैरिटी रहेगी, कैश फ्लो स्ट्रक्चर में डाउट नहीं रहेगा, ठीक है।
सो यहाँ पे अगर हम देखें 2016 की परफॉर्मेंस देखें तो ओवरऑल ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था जिसमें कंपनी की ऑपरेटिंग प्लस में थी, जो कि अच्छी बात है। इन्वेस्टिंग जैसी चाहिए थी वो है, हैवी इन्वेस्टमेंट है, और फाइनेंसिंग बहुत ही मिनिमम है। लेकिन अगर हम 2024 की बात करें तो क्या ऐसा सिनेरियो है? यस, 34,000 का प्लस तो है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तो पॉजिटिव है और हर साल पॉजिटिव है, तो जो कि एक मेरे को पॉजिटिव पॉइंट लगा। ठीक है, मेरे लिए तो एक प्लस पॉइंट है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हर साल मुझे नेगेटिव दिखी, ओके, ये भी मेरा सेकंड पॉजिटिव पॉइंट। बट यहाँ पे 2024 में कंपनी ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट उठाया है। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि या तो कंपनी ने अपने शेयर्स इशू करे या फिर उसने बोरविंग्स बहुत ज़्यादा करी है। इसलिए मैं ये वाले पॉइंट को तो थोड़ा सा रेड से मार्क करना चाहूँगा कि मेरे लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ तो थोड़ा सा एक कंसर्निंग पॉइंट है, क्योंकि मेरे लिए मीडियम डेटा ठीक था, अभी तक ये जितना डेटा था ठीक है, लेकिन ये मेरे लिए कंसर्निंग पॉइंट है, इसको मुझे देखना पड़ेगा। अगर ये पॉइंट मुझे लगता है कि कंपनी ने अपने शेयर्स इशू करे थे रिसेंटली और उससे पैसा आया है तो ठीक है, लेकिन अगर कंपनी ने बोरविंग ज़्यादा करी है, बहुत ज़्यादा, और उसके पास रीपे का कोई कैश ऑप्शन नहीं है, तो फिर कंसर्निंग पॉइंट है। ठीक है, अभी के लिए फ़िलहाल अगर मैं कैश फ्लो स्ट्रक्चर की बात करूँ तो नॉमिनल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कंपनी ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेट किया हुआ है जिससे आने वाले टाइम में उसको रिटर्न्स ही मिलेंगे, और उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ भी पॉजिटिव थी, और आफ्टर ऑल उसने फ्री कैश मतलब नेट कैश काफ़ी पॉजिटिव में रखा है, जो कि 1,000 से सीधा 20,000 मिलियन हो गया, 20 टाइम्स हो गया, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। ठीक है, ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट वेरी नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेटिंग कैश माइनस नेट कैपेक्स। अब ये ऑपरेटिंग कैश तो अभी हम जस्ट पढ़ के आए हैं, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की हम बात कर रहे थे, है ना। अब हम बात करते हैं नेट कैपेक्स होता क्या है। ठीक है, ये नेट कैपेक्स होता है कि कंपनी ने अपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को परचेज करा और माइनस उसमें से सेल कितना करा, उसका जो नेट अमाउंट बचता है ना, वो होता है नेट कैपेक्स। ठीक है, जितनी भी प्रॉपर्टीज कंपनी ने खरीदी और कितनी बेची उस पर्टिकुलर ईयर में, उसका जो नेट अमाउंट होता है ना, वो होता है नेट कैपेक्स। और ये हमेशा माइनस में क्यों है, और ये माइनस में क्यों होना चाहिए, वो ये रीज़न है कि कंपनी का नेट कैपेक्स माइनस में इसलिए होना चाहिए बिकॉज कंपनी को इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू सेल। बिकॉज जितना कंपनी सेल करेगी ना, पैसा तो आ जाएगा, लेकिन फ्यूचर में उसको बेनिफिट्स नहीं होंगे। और अगर आप देख पा रहे हो तो ये इंक्रीज हो रहा है, डाउनफॉल में है, माइनस में है, लेकिन ये जो इंक्रीज हो रहा है ना, इसका मतलब है कंपनी इन्वेस्ट ज़्यादा कर रही है एज़ कम्पेयर टू सेल। और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो रही है, मतलब कंपनी का ऑपरेशंस का कैश बहुत ही अच्छा चल रहा है, कंपनी का ऑपरेशंस का कैश अच्छा चल रहा है और इन्वेस्टमेंट भी अच्छी चल रही है। तो इसलिए हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को कैश नेट कैपेक्स से इसलिए माइनस करते हैं। माइनस भी क्या, हमने दोनों को ग्राफ कंपेयर किया, ये दोनों हमें पॉजिटिव पॉइंट बताते हैं इन टर्म्स ऑफ कैश में कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, जो कि मेरे लिए फिर से अगेन प्लस पॉइंट है। अभी आप टेंशन मत लीजिए, जो भी ग्राफ्स मैं आपको बता रहा हूँ ये जस्ट कंपैरिजन ग्राफ्स बता रहा हूँ। एंड में हम इसके कंपनी के प्रॉस और कॉन्स को कंसिडर करेंगे एंड देन उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिएगा कि क्या आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी जस्ट आप समझ लीजिए कि कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? बिकॉज उसके ऑपरेशन से पैसा आ रहा है, ऑपरेशन का पैसा मतलब पॉजिटिव, तो ऑपरेशन का पैसा पॉजिटिव। दूसरी चीज़, कंपनी ऑपरेशंस अच्छे से परफॉर्म कर पा रही है, राइट, बिजनेस अच्छे से कर पा रही है, तभी तो कैश जनरेट हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। और कंपनी इन्वेस्टमेंट भी अच्छी अच्छी कर रही है, राइट, हर साल इंक्रीज हो रही है उसकी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आप खुद सोचिए, जब आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर में आपको उससे बेनिफिट होता है। आज वो शेयर 500 का था, कल वो 1000 का हो जाएगा। ऐसे ही जब वो आज इन्वेस्टमेंट करेगी 3,000 की, मान लेते 3,000 की इन्वेस्टमेंट करेगी और कल को उसकी वैल्यू 6,000 हो जाएगी, तो उसको फायदा है ना। तो इसीलिए कंपनी की नेट कैपेक्स को देखा जाता है कि कंपनी ने प्रॉपर्टी कितनी खरीदी और कितनी बेची। अगर ये प्लस में होता ना, तो ये इसका मतलब दिखाता है कि कंपनी ज़्यादा बेच रही है, खरीद नहीं रही है, तो कंपनी की इनएफिशिएंसी दिखाता है। लेकिन कंपनी ज़्यादा खरीद रही है ना, और उसका ऑपरेशंस का कैश भी ज़्यादा है, पॉजिटिव है, तो कंपनी बहुत अच्छी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पीपीई परचेज एंड सेल्स का। थोड़ा सा डेटा हमने लिया था, जो कि हमने ऊपर बात कर ली, और ये हमारा कैश फ्लो की भी बात हो चुकी है, तो ये हम करके आ चुके हैं। जस्ट हमने थोड़ा सा और क्लैरिटी रखने के लिए कि आपको थोड़ा सा और समझ आए कि कौन से साल में सबसे ज़्यादा हुआ है। 2024 में कंपनी ने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करा है,
23 में भी अच्छा इन्वेस्टमेंट करा था, बाकी सारे सालों में बहुत कम था, लेकिन 23-24 में इसने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करी है। और अगर हम सेल्स की बात करें तो 24 में बहुत कम सेल्स करी है एज कम्पेयर टू इसने परचेज बहुत ज़्यादा करी है, और जिसकी वजह से इसके पास कैश भी अच्छा खासा है इस साल 2024 में। ठीक है, कैश बिजनेस को लिक्विडिटी परफॉर्म करता है, वो हमने स्टार्टिंग में बात कर ली थी। अब आता है फ्री कैश फ्लो, जो कि किसी भी बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होता है। हमने यहाँ पे एक पॉइंट भी डाल दिया, फ्री कैश फ्लो फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट। किसी भी कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो क्यों होना चाहिए, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। आपको डेट रिपेमेंट करनी है, कैसे करोगे? जब आपके पास कैश होगा तभी आप करोगे ऑब्वियसली, तो डेट रिपेमेंट के लिए फ्री कैश फ्लो ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़, फ्री कैश फ्लो का मतलब आप सीधा सीधा समझ रहे हो ना, फ्री कैश मतलब कंपनी ने सारे खर्चे निपटा लिए, सारी चीज़ें कर ली, अब उसके पास ये पैसा फ्री बच गया है। फ्री बंदा बच गया मतलब अब ये कहीं भी यूज़ कर सकता है, चाहे वो उसको घर पे रख सकता है, चाहे वो उसको दुकान पे रख सकता है, चाहे वो उसको कंपनी में कुछ भी कर सकता है, जो उसका मन करे वो कर सकता है। तो पहली चीज़ है डेट रीपे कर सकता है। दूसरी चीज़ क्या कर सकता है, वो इंटरेस्ट पे कर सकता है। जो लोन लोगे, अब लोन इंटरेस्ट फ्री तो मिलता नहीं है, तो उसमें इंटरेस्ट भी पे करना है आपको, तो इंटरेस्ट पे कर सकते हो। और तीसरी चीज़, अगर फिर भी इन दोनों के बाद बच जाए, पहली चीज़ कंपनी को क्या करनी चाहिए, डेट रीपेमेंट करनी चाहिए, फिर कंपनी को अपना इंटरेस्ट पे करना चाहिए, और फिर भी अगर वो बच जाए तो कंपनी को करना चाहिए डिविडेंड पे। अब हम हमेशा सोचते हैं कि कंपनी डिविडेंड पे करती है, वो कैसे करती है, जस्ट बिकॉज उसके पास फ्री कैश फ्लो होता है। अगर कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो होता है ना, तभी वो डिविडेंड पे करती है, ऐसे नहीं करती। ठीक है, लेकिन किसी भी कंपनी को अच्छा कैसे माना जाएगा, अगर इस फ्री कैश फ्लो, पहली चीज़ तो उसके पास बच रहा है, तो पहला पॉजिटिव पॉइंट तो यही होता है कि कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो बच रहा है। दूसरी चीज़, उस फ्री कैश फ्लो को अगर वो इन तीनों चीज़ों में यूज़ कर रही है, पहली वो डेट रीपे कर रही है, दूसरा इंटरेस्ट पे कर रही है, और तीसरा वो डिविडेंड पे कर रही है, तो ही हम एक कंपनी को हाई ग्रोथ कंसिडर करते हैं इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, अभी तक हमने जो नेक्स्ट टू पार्ट्स में, रीसेंट 2 पार्ट्स में बात करी, वो कंपनी की सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी की बात थी। यहाँ पे हम कंपनी की लिक्विडिटी कैश में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पॉजिटिव पॉइंट क्या है, पहला कि कंपनी का कैश पॉजिटिव है, फ्री कैश। बहुत कंपनीज ऐसी होती है जिनका फ्री कैश नेगेटिव होता है, मतलब उनके पास फ्री कैश फ्लो तो बचता ही नहीं है, तो वो फिर फ्री कैश में तो है ही नहीं उनके पास अब, तो फिर उनके पास ना डेट रीपेमेंट का पैसा होता है, ना इंटरेस्ट पेमेंट का पैसा होता है, ना डिविडेंड पेमेंट का पैसा होता है। लेकिन जिन कंपनीज के पास फ्री कैश होता है ना, वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट कर सकती है। कैसे? अपना डेट रीपे करेगी तो डेट कम हो जाएगा, इंटरेस्ट पे करेगी तो इंटरेस्ट का खर्चा कम हो जाएगा, और डिविडेंड पे करेगी तो इन्वेस्टर्स और इन्वेस्ट करने को ट्राई करेंगे, बिकॉज इन्वेस्टर्स कब इन्वेस्ट करते हैं, जब उनको डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट्स मिलते हैं, राइट। तो अगर ये कंपनी इन तीनों चीज़ें कर रही है और फ्री कैश बचा पा रही है, तो वो एक हाई ग्रोथ कंपनी है, एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। ठीक है, अब आते हैं रिटेन अर्निंग्स वर्सेस डिविडेंड। अब ये क्या है, ये थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। रिटेन अर्निंग्स का मतलब होता है कंपनी अपना पैसा बचा कितना रही है। रिटेन अर्निंग्स का सीधा सीधा मीनिंग होता है सेविंग्स, और डिविडेंड का मतलब होता है मनी डिस्ट्रीब्यूशन। मनी डिस्ट्रीब्यूशन, अभी हम जस्ट बात कर रहे थे कि फ्री कैश फ्लो से कंपनी क्या क्या करती है, राइट। तो कंपनी ये दो चीज़ें कर सकती है फ्री कैश फ्लो से, और वो कैसे करती है ये हम देखते हैं। थोड़ा सा मैं इसको साइज इंक्रीज कर दूँ, ओह बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो कंपनी की रिटेन अर्निंग्स क्या बताती है, कंपनी ने कितना सेविंग करा है, और डिविडेंड क्या बताता है, कंपनी का मनी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। आई थिंक ये ग्रीन से थोड़ा हाईलाइट नहीं हो रहा होगा, इसको हम रेड कर देते हैं। ठीक है, तो कंपनी की रिटेन अर्निंग्स आपको बताती है कंपनी की सेविंग्स, और कंपनी का डिविडेंड बताता है कि उसने मनी डिस्ट्रीब्यूट कितना करा। हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो यही होता है कि कंपनी रिटेन अर्निंग्स ज़्यादा करे और डिविडेंड कम पे करे। क्यों? ऐसा रीज़न क्या है, रिटेन अर्निंग्स क्यों उसकी ज़्यादा होनी चाहिए? देखो, आप एक खुद चीज़ सोचो, अगर आप महीने का 1 लाख रुपए कमाते हो और उसमें से आप 50,000 रुपये सेव करते हो, तो क्या वो 50,000 रुपये फ्यूचर में आपको फ़ायदा देंगे? ऑब्वियसली देंगे। ऐसे ही अगर कंपनी प्रॉफिट्स बनाती है और उसमें से वो रिटेन अर्निंग्स करती है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू
अपने इन्वेस्टर्स को पैसा देने के, तो क्या कंपनी आने वाले टाइम में ग्रो कर सकती है? ऑब्वियसली। क्यों? पहली चीज़, उसने पैसा सेव करा। दूसरी चीज़, फ्यूचर में कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आ गई उसके पास, तो वो उस पैसे को यूज़ कर सकती है। अगर मान लेते हैं ये उल्टा होता कि कंपनी ने 3000 मिलियन सेव किया होता और 46,000 मिलियन डिविडेंड दे दिया होता, तो कंपनी की इमेज तो बन जाती कि भाई ये कंपनी तो बहुत ज़्यादा डिविडेंड देती है, लेकिन वो कंपनी ग्रो ना कर पाती। मान लेते हैं आने वाले टाइम में उसके पास 20,000 मिलियन डॉलर्स की या 20,000 मिलियन की उसके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आती, उसके पास तो सिर्फ 3,000 थे, फिर उसको लोन लेना पड़ता, फिर इंटरेस्ट पे करना पड़ता, फिर आने वाले टाइम में लोन पे करता। इससे अच्छा उसका जो खुद का पैसा है वो खुद यूज़ करके इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इन्वेस्टमेंट में रिस्क भी होता है, तो वो लोन अगर रिस्क पे लगाया होता तो वो डूब भी सकता था, लेकिन अगर ये खुद का पैसा अगर डूब जाएगा तो उसको इतना नुकसान नहीं होगा। इसीलिए रिटेन अर्निंग्स बहुत ज़रूरी होती है। पहली चीज़, ये रिटेन अर्निंग्स आपको फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन देती है। आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, प्लस आप रिस्क ले सकते हो, रिस्क ले सकते हो। और अगर कंपनी आने वाले टाइम के लिए फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करेगी तो रिटर्न्स भी अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी कंपनी की रिटेन अर्निंग ज़्यादा होनी चाहिए, और हमारा ये ऑब्जेक्टिव रहता है, और कंपनी ने अच्छे से रिटेन अर्निंग्स करी हुई है। अगर आप देख पा रहे हो तो कंपनी की रिटेन अर्निंग्स हर साल इंक्रीज ही हो रही है, और डिविडेंड वो पे कर रही है, लेकिन इतना नहीं कर रही है जितना रिटेन अर्निंग्स कर रही है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं यहाँ पे भी एक प्लस पॉइंट बना देता हूँ। ठीक है, एंड में हम सारे पॉइंट्स को वापस रिकॉल करेंगे ताकि हम अच्छे से समझ पाए। ये आ जाता है हमारा लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न। ये आपको बताता है कि कंपनी में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, हर एक साल में कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, किसके पास कितना स्टेक्स है, और कौन राजा है और कौन प्रजा है। ठीक है, तो हमारा जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है ना, वो 4 टाइप्स में होता है। एक होता है प्रमोटर्स, जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं, एक्चुअल प्रमोटर्स। दूसरा होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, जो इंडिया, जैसे इंडियन कंपनी है तो इंडिया के बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। अदर्स में कौन कौन आते हैं, जैसे कि रिटेल इन्वेस्टर्स, हम जैसे लोग। और DIIs कौन होते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स, बड़े बड़े बैंक्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो वो आते हैं DIIs, बिकॉज वो इंडियन टेरिटरी के अंदर बैठ के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इंडियन टेरिटरी के बाहर इन्वेस्टमेंट, बाहर से इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, सो अगर हम बात करें कंपनी के मेजॉरिटी स्टेक्स 73% 2016 में प्रमोटर्स के पास थे, और 10% स्टेक जो थे वो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास थे। रिटेल के पास था 14%, और बहुत ही कम स्टेक था हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के प्रमोटर्स अपने स्टेक्स बेचते गए, और उनके प्रमोटर्स का सबसे ज़्यादा स्टेक्स किसके पास जा रहा है, एक तो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास, दूसरा फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास, और रिटेल इन्वेस्टर का हिस्सा कम हो गया। ठीक है, अगर हम देखें तो किसी भी कंपनी के अंदर ये तीनों चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं मानी जाती, ऑल्दो इनका इंटरेस्ट कंपनी के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो माना जाता है वो ये माना जाता है कि कंपनी के प्रमोटर्स के पास मोर देन 45% स्टेक होना चाहिए। वो कंपनी एक बहुत ही अच्छी कंपनी मानी जाती है। ठीक है, किसी भी कंपनी के पास अगर 45%, जिसके प्रमोटर्स, नॉट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, प्रमोटर्स, अगर उनके पास 45% स्टेक्स है ना, तो वो कंपनी एक अच्छी कंपनी मानी जाएगी। एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, ये थोड़ा सा मोर देन 45%। ठीक है, प्रमोटर्स का याद रखिएगा, प्रमोटर्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, प्रमोटर्स की। यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ, प्रमोटर्स के पास 40%, 45% से ज़्यादा होना चाहिए, तो हम उस कंपनी को एक हाई ग्रोथ कंपनी मानते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखिए कंपनी ने 73 से 60 पे आ गई, मतलब 13% स्टेक बेच दिया, लेकिन अभी भी कंपनी 60% पे है। दूसरी चीज़, जब भी कंपनी अपने स्टेक्स बेचती है ना, और वो धीरे धीरे डाइल्यूट कर रही है, इसका मतलब है कंपनी फर्दर री इन्वेस्टमेंट कर रही है पैसा। अपने शेयर्स डाइल्यूट इसलिए नहीं कर रही कि वो
अपने स्टेक्स बेच के पैसा कमा रही है, वो स्टेक्स इसलिए इशू करती है क्योंकि उसको फर्दर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो लोन ज़्यादा नहीं लेना चाहती और अपने इन्वेस्टमेंट अपने खुद के शेयर्स बेच के ही करना चाहते हैं, बिकॉज शेयर बेचने के बाद कंपनी के पास पैसा आता है और पैसे से वो री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आराम से, राइट। अदरवाइज उनको लोन लेना पड़ेगा, इससे अच्छा वो अपने शेयर्स डाइल्यूट करते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कंपनी अपने मेजॉरिटी स्टेक्स बेची जा रही है लगातार। ऑल्दो यहाँ पे 2016 से 24 हमें बहुत 13% का डिक्लाइन मिला है, जो कि एक कंसर्निंग पॉइंट है। लेकिन अगर कंपनी ग्रो ना कर रही होती ना, तो ये कंपनी स्टेक्स बेचने के बाद भी अच्छी कंपनी नहीं होती, ठीक है। 13% स्टेक्स बेचना इसका बहुत ही कंसर्निंग पॉइंट होता अगर ये कंपनी ग्रो ना कर रही होती। लेकिन ये कंपनी ग्रो कर रही है, इसका मतलब है अपने स्टेक्स जो बेच रहे हैं ये अपनी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपने फर्दर फ्यूचर प्लान्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको पैसों की आज ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। और अगर आप देखिए तो कंपनी के डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास अच्छा खासा स्टेक्स है। इसका मतलब है कंपनी के जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है, मतलब इंडियन टेरिटरी के अंदर जो बैठे हुए इंस्टीट्यूशंस, बिजनेस इन्वेस्टर्स, वो कंपनी में विलिंग है टू इन्वेस्ट, मतलब उनको इसमें कुछ वैल्यू दिख रही है। तीसरी चीज़ 9.919% जो कि 2016 में बिल्कुल नेगलेक्ट था और धीरे धीरे 5-6% पे थे वो लोग, आज वो 10% के करीब आ चुके हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, मतलब वो भी इस कंपनी में वैल्यू ढूंढ रहे हैं, उनको इस कंपनी में वैल्यू दिख रही है, इसलिए उन्होंने 9% स्टेक्स इन्वेस्ट किया है, जो कि अगर आप देखेंगे 7% के बाद बिल्कुल निगलेक्ट हो गया था। लेकिन फिर से फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने काफ़ी अच्छा स्टेक्स लिया इसमें, जो कि कंपनी की एक अच्छी पोजीशन बताता है। तो अगर हम बताएं, सबसे पहली चीज़ शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रमोटर्स के पास 45% से ज़्यादा होने चाहिए। दूसरी चीज़ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तीसरी चीज़ फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स इस साल काफ़ी डिप्लॉयड हुए हैं और अदर्स जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो कंपनी से दूर है। रिटेल इन्वेस्टर जितना कम होगा, प्रमोटर्स के पास जितना ज़्यादा स्टेक्स होगा और डोमेस्टिक और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का जितना इंटरेस्ट होगा कंपनी में, वो कंपनी ओवरऑल आने वाले टाइम में एक अच्छा रिजल्ट दे सकती है। इसीलिए अभी सिर्फ इसी के बेसिस पे हम नहीं लेंगे, मैं आपको लास्ट में एक सम अप पॉइंट बताऊंगा, उसके बाद आप खुद से डिसीजन लीजिएगा कि क्या ये कंपनी अच्छी है या नहीं है, ठीक है। चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कंपनी के प्रॉस के बारे में, ठीक है। एक तरफ हम बात करेंगे कंपनी के प्रॉस के बारे में, प्रॉस इसको हम कर लेते हैं ग्रीन से, ठीक है। क्विक रिकैप कर देते हैं, फिर उसके बाद आप आराम से अपना ये वीडियोस देखिएगा और समझिएगा कि हमने एक्चुअल में समझा क्या, ठीक है, थोड़ा सा। और यहाँ पे हम बात कर लेंगे कंपनी के कॉन्स के बारे में, मतलब प्रॉस का मतलब होता है कि कंपनी के पॉजिटिव्स क्या क्या थे और कंपनी के नेगेटिव्स क्या क्या थे, ठीक है, ओके। यहाँ पे हम बात करेंगे कंपनी के प्रॉस के बारे में, ठीक है। पहली चीज़ हमने बात करी थी कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में, तो वो तो है, लास्ट से शुरू करते हैं। कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो अच्छा है, ठीक है। पहला तो मेरा पॉइंट आ गया शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो पहला मेरा पॉइंट आ गया शेयर होल्डिंग पैटर्न। क्यों अच्छा है, यहाँ पे मैं रीज़न लिख देता हूँ, क्योंकि प्रमोटर्स के पास स्टिल 60% स्टेक्स है, ओके। मेरा दूसरा पॉइंट जो पॉजिटिव इसमें निकल के आया है वो ये निकल के आया था कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कंपनी की जो रिटेन अर्निंग्स है ना और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें काफ़ी अच्छा बैलेंस है, और रिटेन अर्निंग्स कंपनी की बहुत ज़्यादा है। और रिटेन अर्निंग फ्यूचर इन्वेस्टमेंट का एक ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी कंपनी का, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि रिटेन अर्निंग्स ग्रोथ है, रिटेन अर्निंग्स की ग्रोथ है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि ये सही रहे, रिटेन अर्निंग्स ग्रोथ पे, ठीक है। तीसरी चीज़ हम ये भी मेंशन कर देते हैं कि कंपनी डिविडेंड भी पे कर रही है, डिविडेंड पे कर रही है, क्योंकि कोई भी कंपनी डिविडेंड पे करती है ना तो उसकी वैल्यू इन्वेस्टिंग समझ आती है, कंपनी एक मार्केट में काफ़ी वैल्यू की जाती है, रिटेन करे लेकिन डिविडेंड भी देना उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तीसरी चीज़ प्रॉफिट्स लास्ट 3 ईयर्स से इम्प्रूव्ड थे, लास्ट 3 ईयर्स से ना कंपनी का जो प्रॉफिट्स है वो इम्प्रूव थे। इसका मतलब क्या है,
10-11% आपने रिटर्न्स देखे थे और ग्रॉस प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा चल रहा था, तो ये हमारा एक पॉजिटिव है। और अगर हम बात करें पॉजिटिव्स की तो वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो कि हमने वेरी फर्स्ट वीडियो में देखा था कि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे ग्रो कर रहा है, एंड वैल्यूएशन जो कि मुझे अभी तक ये कंपनी के पॉजिटिव दिखे। ठीक है, 5 पॉजिटिव्स मुझे कंपनी के दिखे थे, जिसमें पहला पॉजिटिव था कंपनी का, एक सेकेंड, हाँ, पहला पॉजिटिव क्या था कंपनी का, शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स के पास 60% स्टेक्स थे। दूसरा, रिटेन अर्निंग्स में ग्रोथ थी। तीसरा, कंपनी डिविडेंड भी पे कर रही थी। प्रॉफिट लास्ट 3 साल से इंप्रूव हुए हैं और मार्केट कैपिटलाइजेशन और वैल्यूएशन इंक्रीज हुई है। ठीक है, ये मेरे कुछ 5 पॉजिटिव पॉइंट्स थे। अगर आपको लगता है इससे भी ज़्यादा पॉइंट्स होने चाहिए, आप अपनी तरफ से ऐड कीजिए, और किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए आप ये सारे पॉइंट्स को कंसिडर कीजिए। ये तीनों वीडियोस देखिएगा और आप अपना डिसीजन बना के बताइएगा कि क्या आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। एज वी आर नॉट रजिस्टर्ड विद सेबी, तो वी कांट सजेस्ट, बट मैं आपको वो डेटा एक ईजी फॉर्मेट में देना चाहता था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है, ओके। सो हम लोग बात कर लेते हैं कॉस्ट की। तो मेरे हिसाब से सबसे पहला कॉस्ट था लिक्विडिटी इश्यूज। कंपनी ने बहुत सालों से इम्प्रूव करते करते भी स्टिल दे आर नॉट इन अ पोजीशन कि अपनी करंट लायबिलिटीज़ को मीट कर पाए। ऑल्दो 1.73 इनका करंट रेशो आई थी, लेकिन कंपनी लिक्विडिटी अभी भी मेंटेन नहीं कर पा रही है। किसी भी कंपनी के लिए 2:1 होना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज उसकी लिक्विडिटी इश्यूज आ जाते हैं। उसके पास इतना कैश नहीं बच पाता कि वो कंपनी अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन कर पाए। दूसरी चीज़, सॉल्वेंसी इश्यूज थे। वाई सॉल्वेंसी इश्यूज, 2024 में जाके कंपनी के जो है ना, इक्विटी ज़्यादा हुई और लाइबिलिटीज़ कम हुई, लेकिन उससे पहले कंपनी की जो करंट लाइबिलिटीज़ थी और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ थी वो अभी तक ज़्यादा थी और मोर देन 20% थी, और इस साल भी कंपनी की 28% है। तो सॉल्वेंसी इश्यूज भी कंपनी के हैं। तीसरी चीज़, कंपनी के अंदर एक प्रॉब्लम और थी, वो प्रॉब्लम थी कंपनी की वैल्यूएशन में। पी रेशो इंडस्ट्री एवरेज से ज़्यादा है। ऑल्दो इंक्रीजिंग पी बहुत अच्छा होता है, लेकिन वैल्यूएशन जो पी है वो इंडस्ट्री पी से बहुत ज़्यादा है। जो कंपनी का वैल्यूएशन पीई है वो इंडस्ट्री पीई से ज़्यादा है, तो वो एक कंसर्निंग पॉइंट हो जाता है। फोर्थ पॉइंट, कंपनी का अगर आपने देखा हो, फर्स्ट वीडियो में हमने कंपनी के रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करी थी। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का अच्छा था, लेकिन रिटर्न ऑन एसेट्स इतने अच्छे नहीं थे, जो कि एवरेज 8 से 10% पे चल रहे थे, वो भी एवरेज कुछ सालों की वजह से। ठीक है, तो वो चीज़ मेरे लिए कंसर्निंग पॉइंट थी। और अगर हमें एक पॉइंट और देखना है कि 5 प्रॉज हो गए, 5 कॉन्स भी देख लेते हैं, तो हमारे हिसाब से ऐसा अभी तक नहीं था। यस, तो प्रॉज में हमारे पॉजिटिव ज़्यादा है, और एक पॉजिटिव और निकल के आया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक पॉजिटिव मैं आपको और बता देता हूँ। 6 पॉइंट हमारा क्या बन सकता है कंपनी का, एक सेकेंड मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ओके, सो ये सही हो गया। कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो काफ़ी अच्छा था, हर साल फ्री कैश फ्लो एवरी ईयर। बहुत कंपनी स्ट्रगल करती है फ्री कैश फ्लो मेंटेन करने की, लेकिन यहाँ पे फ्री कैश फ्लो था। और एक और मेरा पॉइंट आ गया, नेट कैपेक्स नेगेटिव था, जो कि एक अच्छा पॉइंट होता है। कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है ये दिखाता है, तो इसलिए नेट कैपेक्स था इधर। तो मेरे पॉजिटिव ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव्स, बट मैं ये आपको ये नहीं कहूँगा कि नेगेटिव्स कम है और पॉजिटिव ज़्यादा इसलिए आप इन्वेस्ट कर दीजिए। आपका डिसीजन रहेगा कि क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने अपने डिसीजंस के बेसिस पे और कंपनी के ग्राफ्स और कंपनी के डेटा के बेसिस पे आपको ये सब बताया, और यही चीज़ें बस मैंने पॉजिटिव्स और कॉन्स में बता दिया, नेगेटिव्स में बता दिया। लेकिन आपको डिसीजन लेना है कि क्या ये कंपनी इन्वेस्टेबल है या नहीं है। आप ये तीनों वीडियोस देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव देखिए, और अपनी तरफ से एक बैक रिसर्च रखिए, ताकि आपको भी समझ आएगा कि क्या कंपनी अच्छी है या नहीं है, या मैं इसमें अभी इन्वेस्ट करूं या फ्यूचर में इन्वेस्ट करूं, या मुझे नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए। ठीक है,
थैंक यू सो मच।